नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज पाठ 3 भारतीय सांस्कृतिक विरासत शिल्प स्थापत्य का अगला भाग शुरुआत करते हैं। मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला अर्थात मौर्य युग की कला, जिसमें हम सर्वप्रथम परिचय लेंगे स्तूप का। स्तूप की परिभाषा देखते हैं। भगवान बुद्ध के देह अवशेषों की जगह पर आप शरीर के अवशेषों शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के देह अवशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को एक पात्र में रखकर, पात्र मतलब किसी बॉक्स में, किसी पेटी में, किसी बर्तन में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार मतलब अंडाकार में टीले जैसी रचना की जाती है, उसे हम स्तूप कहते हैं। सम्राट अशोक के समय 5 स्तूप प्रसिद्ध हैं। पहला सांची का स्तूप, दूसरा सारनाथ का स्तूप, तीसरा बैरत का स्तूप, चौथा नंदनगढ़ का स्तूप, पांचवा गुजरात में देवकी मोरी का स्तूप। इसके अलावा चैत्य, विहार, मठ बनाए गए और ये सारी चीजों का स्थापत्य कला सम्राट अशोक के समय पर किया गया। सांची का स्तूप। मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना हुआ था। वह वर्तमान स्तूप से आधे कद का था। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। सांची का स्तूप आपको 2 नंबर में परिचय पूछा जाएगा। अब मैं आपको सांची का स्तूप का चित्र बता रहा हूं और अर्धगोलाकार क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये आप देख सकते हैं सांची का स्तूप। ये जो भाग आप देख रहे हो ये अर्धगोलाकार है। ये जो आप देख रहे हो 2 खड़े स्तंभ और उसके ऊपर कमान आकार का आड़ी रेखा में जो स्तंभ, इसे हम कहते हैं तोरण। अभी मैं आपको इसके बाद ये जो स्तूप का जो संरचना है इसका ब्यौरा मैं आपको बताऊंगा। एक एक नंबर में वो सारी जानकारियां पूछी जाती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? जो स्तूप भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को एक पात्र में रखकर अर्धगोलाकार टीला, ये रहा आपका अर्धगोलाकार टीला, इसके अंदर ये शरीर के अवशेष रखे जाते हैं। इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये जो आप देख रहे हो इसे हम हर्मिका कहते हैं। जैसे लोहे की रेलिंग लगाया जाता है आजकल कि ऊपर से कोई गिर ना जाए, ऐसे पत्थर की रेलिंग लगी है, इसे हम हर्मिका कहते हैं। और इसके बीच में जो रास्ता बनाया गया जिसके चारों ओर हम घूम सकते हैं उसे मेघी कहा जाता है। और ये जो अभी आपको मैंने बताया कि जो स्तंभ है उसके ऊपर आड़ी रेखा में जो स्तंभ है इसको हम तोरण कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सांची का स्तूप का ये संरचना है। इस तरह का सांची का स्तूप बना हुआ है जो मध्य प्रदेश में आया हुआ है। और इसके संरचना के बारे में एक एक हिस्से के बारे में आपको बता रहा हूं जो आपको एक एक वाक्य में पूछा जाएगा। ये आप देख रहे हैं स्तूप का ब्यौरा जो अभी मैंने आपको चित्र में बताया। सबसे पहला शब्द है हर्मिका। स्तूप के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। स्तूप के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। यह समग्र स्तूप को आवृत कर लेता है, अर्थात पूरे स्तूप को चारों ओर से घेर कर रखता है। दूसरा मेधी। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेघी कहते हैं। उसका उपयोग स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रदक्षिणा पथ। इसी मेघी का दूसरा नाम है प्रदक्षिणा पथ। मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार, गोलाकार रास्ते को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थान की प्रदक्षिणा दाहिनी ओर से इस तरह स्थल की प्रदक्षिणा की जाती है। अगला नाम है तोरण, जो मैं आपको खड़े 2 स्तंभ और उसके ऊपर आड़ी रेखा में स्तंभ दिखा रहा था। तोरण अर्थात 2 स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में, 2 स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य। तोरण के नीचे से ही श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश करने के लिए जाता है।
तोरण के नीचे से ही श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश करने जाता है। तो इस तरह से आपने स्तूप का ब्यौरा देखा। पहला नाम है हर्मिका, दूसरा नाम है मेघी, तीसरा नाम है प्रदक्षिणा पथ, चौथा नाम है तोरण, जो आपको एक एक वाक्य में पूछा जाएगा अथवा सही जोड़े में भी आपको पूछा जाता है। अगला नाम है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब पत्थर के ऊपर जो लेख लिखा जाता है उसे कहते हैं स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्प कला के उत्तम नमूने हैं। यह स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराशकर बनाए जाते थे और फिर उन्हें घिस घिस कर चमकीला बनाते थे। ऐसे स्तंभ भारत में अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना और बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के पास बनाए गए थे। ये स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। स्तंभ लेख का परिचय बताइए और इसके अंदर ढेर सारे विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि किसके समय का स्तंभ लेख शिल्प कला का उत्तम नमूना है। सम्राट अशोक के समय का स्तंभ लेख सर्वश्रेष्ठ नमूना है। स्तंभ लेख कितने पत्थर को तराश कर बनाया जाता था? एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। और स्तंभ लेख को किस प्रकार तैयार किया जाता था? उसे घिस घिस कर चमकीला बनाया जाता था। स्तंभ लेख भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं? अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के पास बनाए गए अथवा पाए गए हैं। स्तंभ लेख कौन सी लिपि में तराशे गए या लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। इस तरह से आपका 2 नंबर का भी प्रश्न तैयार होता है और विकल्प का भी। अगला प्रश्न आता है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ वह जगह है जहां भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए खड़े 4 सिंहों की आकृति दिखाई देती है। ये चित्र आप देख रहे हो, 1, 2, 3 और एक पीछे, ऐसे 4 सिंह की आकृति है। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल होने से सिंहों के नीचे चारों तरफ 4 धर्म चक्र अंकित किए गए और ये चक्र धर्म की विजय बताता है, इसलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ एक ही है लेकिन चारों तरफ 4 धर्म चक्र है और इसे धर्म चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह चक्र धर्म की विजय बताता है। इसके अलावा आप यहाँ पे चित्र में देखोगे 3 चित्र है। पहले पार्ट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाथी, घोड़े और बैल की शिल्पाकृति है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है। यह 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्पाकृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख देना, दुनिया के सर्वोत्तम शिल्पाकृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। यहाँ पे लिख देना कि धर्म चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। तो सारनाथ का स्तंभ भी 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। कौन सा स्तंभ भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है? तो आप कहोगे सारनाथ। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए कितने सिंहों की आकृति है? आपका उत्तर होगा 4। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल होने से सिंह की नीचे चारों तरफ कौन सा चक्र अंकित किया गया? धर्म चक्र। धर्म चक्र क्यों इसे कहते हैं? धर्म चक्र धर्म की विजय बताता है, इसलिए इसे धर्म चक्र कहा जाता है। धर्म चक्र के पास कौन कौन से प्राणियों की शिल्प आकृति है? हाथी, घोड़े और बैल। धर्म चक्र को कहां पर स्थान दिया गया है? स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज में धर्म चक्र को स्थान दिया गया है। भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला टॉपिक आता है शिलालेख, जिसमें मात्र विकल्प के प्रश्न बनेंगे। सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्म आज्ञा वाले शिलालेख महत्वपूर्ण है, जिसमें लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए। तोरण अर्थात प्रवेश द्वार, जो धर्म के आचरण पे जोर देते हैं। यह शिलालेख पेशावर,
देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली, जोगड़ा और चेन्नई इत्यादि स्थलों से मिले हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय तलहटी मतलब ढलान में इस प्रकार के शिलालेख है। और गुजरात में पालीताना, शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों, अहमदाबाद के हटीसी के जैन देरासर में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराशकर रखे गए हैं। तो आपने पढ़ा मौर्यकालीन कला, जिसमें पहला प्रश्न था स्तूप किसे कहते हैं। सम्राट अशोक के 5 प्रसिद्ध स्तूप के नाम, सांची का स्तूप, स्तूप का ब्यौरा, स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ और शिलालेख। आगे विद्यार्थी मित्रों शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, तो मेरा पहला ही प्रश्न है कि यहाँ दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली ऐसा क्यों लिखा है। तो पहला पाठ आपने पढ़ा हुआ है, याद भी है कि द्रविड़ प्रजा दक्षिण भारत में अस्थायी रूप से निवास कर चुके थे, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली नाम दिया गया। भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित किए गए थे और ये स्तूप अलग अलग आकार के थे, जैसे अर्धगोलाकार, अंडाकार, घंटाकार, शिखर वाले थे। घंटाकार मंदिर में आपने घंटी देखे हो, उसके बड़े आकार को कहते हैं घंटाकार। नागा अर्जुन कोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला को उच्च स्तर तक पहुंचाया था। तो मेरा पहला ही प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदियों के किनारे द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे। दूसरा प्रश्न, द्रविड़ शैली कौन से वंश के राजा के समय निर्मित की गई। सातवाहन वंश के राजा के समय। द्रविड़ शैली में कौन कौन से आकार के स्तूप बनाए गए। अर्धगोलाकार, अंडाकार तथा घंटाकार शिखर वाले बनाए गए। द्रविड़ शैली के उत्तम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के स्तूप कौन कौन से हैं। नागार्जुन कोंडा स्तूप और अमरावती के स्तूप। कौन से वंश के राजा के समय द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला उच्च स्तर तक पहुंची। तो आप बताओगे चौल वंश के राजाओं के समय। अगला प्रश्न आता है गुप्त कालीन कला, लेकिन उसके पहले विद्यार्थी मित्रों मैं कहूंगा यहाँ जो जगह दिख रही है यहाँ प्रश्न लिख लेंगे। गुप्त कालीन कला को शिल्प स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, गुप्त कालीन कला को शिल्प स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस विधान को समझाइए, ऐसा प्रश्न आपका बनेगा और उस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत हम करते हैं। गुप्त युग में शिलालेख, शिल्पकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला आदि कलाओं का खूब विकास हुआ। जबलपुर का पार्वती मंदिर, भूमरा नागौड़ा का शिव मंदिर, एरन मध्य प्रदेश का नरसिंह मंदिर। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, जबलपुर निनावा का पार्वती मंदिर, भूमरा नागौड़ा का शिव मंदिर, एरन मध्य प्रदेश का नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर आप जानते हो जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। जामनगर का गोप मंदिर, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, ध्वज, स्तंभ आदि गुप्त युगीन कलाओं के नमूने हैं। स्तूप मतलब आप समझते ही हो, चैत्य ये गुफाओं का निर्माण में आता है। चैत्य जहाँ पर विद्यार्थी लोग भगवान बुद्ध के शिष्य लोग समाधि धारण करते हैं, पाठ 6 में आएगा। मठ जहाँ सारे विद्यार्थी एक साथ रहते थे, निवास करते थे, जिसे आज के वर्तमान युग में इंग्लिश में हॉस्टल कहते हैं। विहार घूमने फिरने की जगह, ध्वज मतलब शिखर, स्तंभ मतलब आप जानते हो पत्थर पे की गई कला आदि गुप्त युगीन कलाओं के नमूने हैं। शिल्प कला में 3 नाम मैं आपको बताऊंगा। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं, मथुरा की विष्णु प्रतिमा और महावीर स्वामी की प्रतिमा आदि गुप्त कालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसलिए गुप्त युग को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यही हमारा प्रश्न था कि गुप्त युग कालीन कला को या गुप्त कालीन कला को शिल्प स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस विधान को समझाइए। तो पूरा पैराग्राफ आपको एरो बनाकर लिख देना है।
जो गुप्तकालीन कला के बारे में बताया गया है। गुप्तकालीन कला के गुफा स्थापत्य, ये सारे गुफाएं गुप्त युग में बनाए गए। जैसे पहला नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो इलोरा की गुफाएं, ये सारी चीजें आपको विकल्प में पूछी जाएगी। अगला नाम है मुंबई की एलिफेंटा की गुफाएं, ओडिशा में भुवनेश्वर के पास पश्चिम उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी गुफाएं, बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण है। गुजरात में खंभालीड़ा गोंडल में है, डाक राजकोट में है। जूनागढ़ की 3 गुफाओं का समूह तलाजा, साणा आदि स्थलों पर गुफाएं मिली है। अशोक के गुफालेख गया से 16 मील दूर बर्बर के पहाड़ की 3 गुफाओं की दीवारों को तराशकर लिखे गए हैं, जिसमें पूरे जीवन भर जो उन्होंने दान कार्य किए, असम की दार्जिलिंग की गुफा, बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध गुफा स्थापत्य है, जो पूरा पैराग्राफ आपको एक एक नंबर के विकल्प में पूछा जाएगा। तो बच्चों मैं फिर से यही दोहराऊंगा, हर वीडियो के अंतिम में आपको ये बात बताता हूँ कि समय आप बर्बाद ना करें, समय धीरे धीरे आपका निकलता जा रहा है। मेहनत और लगन से बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करें ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके उस प्रश्न का उत्तर का हल पा सकते हैं।